So during the last week, we saw investment function and MEC as a little part of investment function. What is investment function and other aspect related to it, right? Today we are, and also we saw a type of investment that is autonomous investment. Today we'll start with the new topic that is induced investment. Okay, let's go. आर यू कम्फर्टेबल व्हॉट वी हॅव लर्न बिफोर दिस? तुम्हाला आत्तापर्यंत आपण जे शिकतोय त्याचा ॲटलिस्ट इसेन्स लक्षात येतोय का? तुम्ही जर नोट्स काढल्यात तर तुम्ही ते पेपरात लिहू शकणार का? आणि जर लक्षात येत नसेल तर काय लक्षात येत नाहीये हे तुम्ही मला सांगायला पाहिजे बरं का. कारण आता आपण परीक्षेच्या जनरल लेव्हलवरती, म्हणजे जनरल जर तुमचं इयर चालू असेल तर तुमची परीक्षा ज्यावेळी असते त्या डेटच्या खूप जवळ येत चाललोय. यावेळी कसं असेल हे अजून आपल्याला कळलेलं नाहीये, बरोबर? पण तरीही तुम्हाला तयार राहिलं पाहिजे परीक्षेसाठी, जेव्हा कधी परीक्षा असेल तेव्हा. कारण कधी ना कधीतरी परीक्षा असणारच आहे, बरोबर आहे की नाही? सो लेट्स स्टार्ट इन्व्हेस्टमेंट फंक्शन. आय एम रिअली सॉरी. सो आपण ही थिअरी बघितली होती इन्व्हेस्टमेंट रिलेटेड फंक्शनची, ज्याच्यात आपल्याला लक्षात आलं होतं इन्व्हेस्टमेंट 2 टाइप्सवर अवलंबून असते, 2 टाइप्सच्या ॲट्रीब्यूट्सवर. इन्वेस्टमेंट 2 टाइप पर डिपेंड होती है, 2 टाइप के एट्रीब्यूट पे. एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके सेविंग्स पे जनरली आपको मिलता है, जब भी आप कुछ सेव करते हो तो उस पर जो मिलता है वो. और दूसरा होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब जब आप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हो, कैपिटल गुड्स में, जैसे कि प्लांट्स, मशीनरी, इसमें दैट इज वो सब जब आप इन्वेस्ट कर लेते हो तो आपको जो रिटर्न मिलने का एक्सपेक्टेशन रहता है, मुझे कितने पैसे वापस मिलेंगे, मुझे कितना ज्यादा प्रॉफिट होगा ये इन्वेस्टमेंट से, सो दैट एक्सपेक्टेशन इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ओके, तो हमने एक टाइप ऑलरेडी देखा था जो था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. जो इन्व्हेस्टमेंट इन्कम में अगर बदलाव आए, जर तुमचं इन्कम बदललं तरी ती इन्व्हेस्टमेंट बदलत नाही. जो इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता एज पर द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ इनकम होता है. ओके, तो हमने इसके लिए ये ग्राफ भी देखा था, क्योंकि ये इनकम के हिसाब से चेंज नहीं होता, सो दैट इज फ्लैट लेवल ग्राफ. ओके, अगर आपने लास्ट ईयर का इलास्टिसिटी का देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये सबसे इनफाइनाइट इलास्टिसिटी वाला ग्राफ है. मतलब आपका प्राइस कितना भी चेंज, मतलब प्राइस वो ही रहे, सेम भी रहे, तो भी आपका क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होता रहता है थ्रू आउट. तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी चेंज हो, सॉरी इन्वेस्टमेंट उतना ही मतलब रह जाता है, इनकम कितना भी चेंज हो. तो पहले Y0 इनकम था तो भी हमारा ए ही इन्वेस्टमेंट था, अब Y1 इनकम हुआ है तो भी ए इन्वेस्टमेंट है. इसका मतलब क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट सेम ही रहता है. ओके, लेट्स गो अहेड. ओके, तो उसके बाद हमने देखा था कि एक्चुअली ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में केन्स क्या बोल रहे थे कि शॉर्ट रन का प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट रन में ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट में क्या डिस्टिंग्विश रहता है. ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के क्या मतलब आप कैसे देख पा रहे हो इकोनॉमी में कौन सा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आपको दिख जाता है खुले आंखों से, तो वो था पब्लिक युटिलिटीज वाला, मतलब रोड्स, ब्रिजेस, डॅम्स, त्याच्याबरोबर आणखीन पण जे गव्हर्नमेंट कडून खर्च केले जातात जनरली ते ऑटोनॉमस असतात, कारण त्यातून बेसिकली जरी तुमचं इन्कम काही नसेल तरी इन्व्हेस्टमेंट करायलाच लागते गव्हर्नमेंटला लोकांसाठी. सो मोस्ट ऑफ द इन्व्हेस्टमेंट अंडरटेकन बाय गव्हर्नमेंट आर द ऑटोनॉमस इन नेचर. सो लेट्स सी, आज आपण दुसरा टाइप बघणार आहोत त्याचा, दॅट इज इंड्युस्ड इन्व्हेस्टमेंट. Induced investment is that investment which is affected by the changes in level of income. तर ऑटोनॉमस होती की जी अफेक्ट होत नव्हती, नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ इनकम. इंड्युस्ड इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली अपोजिट, इट इज द वन विच इज अफेक्टेड बाय चेंज इन लेवल ऑफ इनकम. ओके, इनकम में चेंज होने के कारण इसको बहुत ही इफेक्ट होता है उस पर. ओके, द ग्रेटर द लेवल ऑफ इनकम द लार्जर विल बी कन्झम्पशन ऑफ कम्युनिटी. जेव्हा तुमचं इन्कम जितकं जास्त असेल तितकं जास्त कन्झम्पशन असेल. मला वाटतं आपण हे इतके वेळा बघितलं आतापर्यंत की इन्कम वाढलं की कन्झम्पशन पण वाढतं. दॅट्स वाय द ग्रेटर द लेवल ऑफ इन्कम द लार्जर विल बी द कन्झम्पशन ऑफ कम्युनिटी. In order to produce more consumer goods, more investment has to be made in capital goods
so that greater output of consumer goods become possible. सो तुम्हाला जास्त गुड्स प्रोड्यूस करायचे असतील तर तुम्हाला तुमची कपॅसिटी वाढवायला हवी आणि शॉर्ट रनमध्ये तुम्हाला मोठे प्लांट वाढवता येत नाही, मोठी मशिनरी घेता येत नाही, पण त्याच्याऐवजी लेबरला तुम्हाला अपॉइंट करायला लागतं, एम्प्लॉयमेंट वाढवायला लागते. सो शॉर्ट रनमध्ये काय होतं, जेव्हा डिमांड वाढते, ओके, सो इन्कम मध्ये वाढ झाल्यामुळे डिमांड मध्ये वाढते, कारण कंझ्युमर जास्त कंझ्युम करतात आणि कन्झम्पशन वाढलं की तुमची डिमांड वाढते. सो डिमांड वाढल्यामुळे तुम्हाला जास्त प्रोड्यूस करायला लागतं एज अ बिजनेसमैन, आणि जब आप ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो आपके बिजनेस में, तो आपको शॉर्ट रन में, छोटे पीरियड में बड़े बड़े मशीनरीज, बड़े बिल्डिंग्स ये बनाने का मौका नहीं मिलता. आपको ज्यादा एम्प्लॉयज को काम पर रखना पड़ता है, लेबर को काम पर रखना पड़ता है, सो दैट आपका प्रोडक्शन बढ़े. ओके, और इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, राइट. तो और उसके साथ ही आप मतलब दिस इन्वेस्टमेंट, दैट्स व्हाई हमें कैपिटल गुड्स की जरूरी होती है. जैसे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इंट्रोड्यूस करने के हमारे बिजनेस में, तो आपका जो कंजम्पशन है कैपिटल गुड्स का वो भी बढ़ जाता है. ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स, more investment has to be made in the capital goods so that greater output of a consumer goods can become possible. ओके, सो दॅट मीन्स तुम्हाला जास्त कंझ्युमर गुड बनवण्यासाठी जास्त प्रकारची इन्व्हेस्टमेंट लागेल, कारण ती इन्व्हेस्टमेंट कॅपिटल गुड्स मध्ये करावी लागणार आहे. ओके, काहीतरी बनवण्यासाठी लागणाऱ्या गुड्स मध्ये. केन्स regarded rate of interest as the factor determining induced investment. केन्सने असं अज्युम केलं की रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तुम्हाला जनरली सेव्हिंग्स वरती मिळतो, इट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. वो डिटरमाइन करता है कि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कैसा हो. बट the empirical evidence gathered so far suggests that induced investment depend more on income rather than rate of interest. पण आतापर्यंत डेटा कलेक्ट केल्यावरती, लोकांकडून, इकॉनॉमीज मधनं डेटा कलेक्ट केल्यावरती असं लक्षात येत आहे की इन्वेस्टमेंट मोस्टली डिपेंड करता है इनकम पे, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रादर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड तो करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा किस पर डिपेंड करता है, इनकम पे डिपेंड करता है. इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इनकम पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. ओके, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज सीन विद द इंक्रीज इन नेशनल इनकम. जैसे ही नेशनल इनकम में इंक्रीज हो जाती है, नेशनल इनकम, पूरे कंट्री का इनकम जैसे बढ़ जाता है, वैसे ही इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को बढ़ता हुआ देखा जाता है. ओके, इंक्रीज इन नेशनल इनकम implies that demand for output of goods and services increase. सो जब नेशनल इनकम बढ़ता है तो जो गुड्स सर्विस है, कंज्यूमर गुड्स सर्विसेज, उनके लिए डिमांड बढ़ जाता है. टू प्रोड्यूस ग्रेटर आउटपुट, मोर कॅपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस देम. सो फिनिश्ड गुड बनवण्यासाठी जास्त कॅपिटल गुड्स लागतात. थोडक्यात असा विचार करा की जर समजा तुम्हाला शर्ट बनवायचा असेल, कॉटन शर्ट, सो शर्ट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, लेकिन वो कॉटन का शर्ट बनाने के लिए आपको वो धागा लगेगा, फिर कॉटन का मतलब कापूस, कॉटन लगेगा, तो ये सब जो है वो भी लगने वाला है. तो कापूस, धागा, मतलब कापूस मतलब रुई, राइट, तो रुई, धागा, और बाकी कुछ अगर मशीन आप यूज कर रहे हो, सीविंग मशीन, या फिर हाथ से कर रहे हो, या फिर नीडल्स लगेंगे, तो ये सब है कैपिटल गुड्स उस टाइम. लेकिन आपका शर्ट होगा कंज्यूमर गुड. तो अगर शर्ट्स का प्रोडक्शन बनाना है क्योंकि डिमांड बढ़ी है मार्केट में, तो आपको ये सब गुड्स का भी प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, नीडल्स, रुई, धागा, ये सब का भी. ओके, सो दैट्स व्हाई आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कैपिटल गुड्स में, और इसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है. ओके, दिस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन बोथ इन द फिक्स्ड कैपिटल एसेट एंड इन इन्वेंटरीज. सो ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये मतलब दो टाइप में होता है. कहाँ पर होता है? एक तो फिक्स्ड कैपिटल एसेट, मतलब कौन से, बताओ मुझे फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स कौन से? आप अकाउंट्स भी पढ़ते हो, बताओ मुझे फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? फर्नीचर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग. यस, एग्जैक्टली. तो फिक्स्ड कैपिटल एसेट क्या होता है?
आपका फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट्स, बिल्डिंग, ये हो गए फिक्स्ड कैपिटल एसेट। और इन्वेंटरीज माने क्या? बताइए। देखो आप जब फाइनल अकाउंट्स बना रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में पहले आप कुछ डालते हो, राइट? जिसको डेबिट साइड में पहली होता है वो टू ओपनिंग स्टॉक, राइट? होता है ना? यस। और Yes, फिर ma'am. क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के टाइम, मतलब जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो एक ये स्टॉक का डबल इम्पैक्ट देते हो, डबल इफेक्ट देते हो, वो कौन सा वाला स्टॉक होता है? क्लोजिंग स्टॉक। करेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक रहता है, राइट? इसका मतलब ये जो स्टॉक है वो क्या है? वो आपका इन्वेंटरी है। स्टॉक का मतलब होता है कि आपका रॉ मटेरियल कितना था, फिनिश प्रोडक्ट कितने बने, ये सब का कलेक्टिव आइडिया होना, कलेक्टिव, तो दैट इज ओपनिंग स्टॉक। उसको हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इन्वेंटरीज। देखो मैंने आपको जब हमारे लेक्चर शुरू हुए थे तभी बोला था कि जैसे ही हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज वेरी क्लोजली रिलेटेड विद अकाउंट्स। ओके, सो जैसे ही अब आपको पता चला होगा कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो आप बनाते हो। जो आपके कैपिटल में इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स रहते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट होता है तो आप कहाँ डाल देते हो? लायबिलिटी या एसेट में डालते हो? एसेट। एसेट में डाल देते हो। और जैसे ही अब आप नए से शुरू करोगे वर्टिकल प्रोफोर्मा सीखने के लिए बैलेंस शीट का, तब आपको पता चलेगा इन्वेस्टमेंट कितनी यहाँ पर दिख जाता है बिजनेस में। जनरली जब आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो और आपके क्लास के लिए, मतलब आपके स्टैंडर्ड के क्लास के लिए कर रहे हो, तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट का प्रेशर नहीं रहता, राइट? हम सिर्फ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का एडजस्टमेंट करके खुश रहते हैं। लेकिन जब आप वो वर्टिकल वाला करना शुरू कर दोगे ना, बड़ा वाला, तो आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट कितनी तरीके से होता है और उसके कितने टाइप्स, कितने छोटे छोटे छोटी चीजें हैं जो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल में वहां पर भी दिखती है बैलेंस शीट में। ओके, सो दिस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज अंडरटेकन अंडर टू टाइप्स, जो है फिक्स्ड कैपिटल एसेट, मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग्स, लैंड, मशीन, प्लांट्स एक्सेट्रा, एंड इन इन्वेंटरीज मतलब आपके स्टॉक्स, वर्क इन प्रोग्रेस वाला स्टॉक, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो ये सब कैपिटल एसेट, मतलब अगर आप सीविंग मशीन के बात कर रहे हो, म्हणजे शिवणाचं मशीन, ओके, तो शिवणाचं मशीन ये है आपका फिक्स्ड कैपिटल एसेट। लेकिन रुई, नीडल्स, ये जब सब है ना जो आप शर्ट बनाने के लिए यूज करोगे, दे आर कॉल्ड इन्वेंटरीज। ओके, समझ में आ रहा है? The essence of induced investment is is that greater income and therefore greater aggregate demand affects the level of investment in economy. So induced investment के बारे में कैसा होता है कि जैसे इनकम बढ़ता है आपका इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है, और डिमांड बढ़ता है तो आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ता है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो चला ही जाता है। इन जनरल ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ये दो मिलकर आपका ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते हैं। ओके, लेट्स सी विथ and that's why the induced investment underlines the concept of principle of accelerator. So जो induced investment है ये एक concept को underline करती है। ये कौन सी concept है? accelerator। कौन सी concept के बारे में बोल रही हूँ मैं अभी? principle of accelerator। Accelerator. Correct, which is highly useful in explaining occurrence of trade cycle। हमने ट्रेड साइकिल देखे थे, राइट? तो एक्चुअली कौन सा ट्रिगर है कि हम एकदम से प्रॉस्पेरिटी पे चढ़ रहे हैं, या फिर कौन सा इम्पैक्ट है कि जिसकी वजह से हम वो ट्रफ, मतलब एकदम लोअर पॉइंट पे आ गए। ये सब देखने के लिए आपको ये ट्रेड साइकिल देखनी पड़ती है, और ट्रेड साइकिल के लिए मतलब क्यों हो रही है इसका रीजन हमें बताता है ये एक्सेलरेटर। ओके, समझ में आ रहा है एक्सेलरेटर क्या है? हमने ऑलरेडी ट्रेड साइकिल देखी है अगर आपको याद है, और इसके लिए हम ये वाला ग्राफ देखने वाले। विल सी इट इन नेक्स्ट स्लाइड। अभी के लिए हमने जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया, क्या वो आपको समझ में आ रहा है? होपफुली समझ में आ रहा है। यस। ओके, अब मुझे बताओ, अगर मैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो क्या वो इनकम पे डिपेंड करता है? नहीं, राइट? लेकिन इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट
क्या वो इनकम पे डिपेंड करता है? हाँ। हाँ, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट आपके इनकम पे डिपेंड करता है, लेकिन सॉरी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आपके इनकम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये ग्राफ है जहां पर जो आपको आपके नोट्स में भी लिखना है और आपके सॉरी जो आपको आपके नोट्स में भी लिखना है और ड्रॉ करके एग्जाम पेपर में भी लिखना है जब भी हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में बात करें। ओके, जब भी आपको क्वेश्चन आए एक्सप्लेन द इन्वेस्टमेंट फंक्शन, तो आपको ये सब करना होगा, या फिर explain the two attributes or two types of investment in economy, autonomous investment and induced investment। तो भी ये दोनों ग्राफ निकालने पड़ेंगे, ये और ऑटोनोमस वाला। आपको नोट्स बनाने शुरू करना है। ओके, लेट्स सी। So investment that is dependent on level of income or on the rate of interest is called as induced investment। जो rate of interest पे और level of income पे depend करती है, ऐसे investment को बोला जाता है induced investment। Investment that would respond to a change of national income or the rate of interest is called induced investment। Same factor, लेकिन मैं अभी के लिए बोल रही हूँ, ये जनरली नेशनल लेवल के लिए है। ओके, मैक्रो लेवल के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पैच देख रहे हैं, राइट? तो जिसका मतलब है जब आपका नेशनल इनकम बढ़ेगा तब जो change होगा इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। फिगर शोज दैट नेशनल इनकम राइजेस फ्रॉम OY0 to OY1। मतलब जब आपका नेशनल इनकम, देखो यहाँ पर आपके y एक्सिस पे जो Y0 है और इनकम लिखा है, दैट इज द नेशनल इनकम। ओके, तो हम क्या बता रहा है कि जब आपका पहले वाला इनकम था OY0, ओके, अब जब ये बढ़कर OY1 तक हो जाएगा, मतलब आपका इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम OI0 टू OI1। तो जब आपका पहले इनकम था OY0, तब आपका इन्वेस्टमेंट था OI0। OY और OI ये दोनों बहुत ही सिमिलर तरीके का साउंड कर रहे हैं। तो Y का मतलब है इनकम, I का मतलब है इन्वेस्टमेंट। बताओ मुझे, आपको एक्स एक्सिस पे क्या दिख रहा है? नेशनल इनकम। करेक्ट, नेशनल इनकम। और वाई एक्सिस पे क्या दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। तो नेशनल इनकम जो है, करेक्ट, वेरी गुड। तो नेशनल इनकम हम वाई से डिनोट करते हैं, वाई से बताते हैं, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आई से बताते हैं। ओके, तो जब हमारा इनकम OY0 था तब हमारा इन्वेस्टमेंट था OI0। ओके, अब जब इन्वेस्टमेंट अब जब इनकम OY1 तक हुआ, मतलब बढ़ा, तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा OI1 तक। So that's why we are saying जब national income, when national income rises from OY0 to OY1, the investment rises too from OI0 to OI1। Okay, so that's why ये दिखाया गया है rise in national income means rise in investment। national income में बढ़ावा मतलब investment में बढ़ावा। Okay, let's see। Thus investment then becomes income elastic is called as induced investment। जो इनकम के हिसाब से चलने वाली है उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है इनकम इलास्टिक इन्वेस्टमेंट। अब इसके एकदम से अपोजिट आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, वो इनकम इन इलास्टिक रहती है, इनकम के हिसाब से ना चेंज होने वाली। It doesn't change according to your income। So income elastic is induced investment, income inelastic इसका मतलब है autonomous investment। अब ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट? लेट्स सी, that is I is equal to f of y, that is I investment is function of national income और income। तो आपका ये फंक्शन तैयार होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के साथ। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। द स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइन is parallel to its marginal propensity to invest। मतलब आपके जो ये लाइन है आई, ओके, नॉट पैरेलल, लाइन आई है ये, ओके, मतलब डबल आई।
Okay, let me just clear my drawing and apply new drawing. जब भी हम ये ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो आपको स्लोप दिख रहा है, आई डोंट मेक फन ऑफ माई ड्राइंग बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट, एंड मैं ऐसा स्ट्रेट लाइन जब निकाल पाऊँ तो उस दिन आई कैन स्टार्ट बीइंग द मॉडर्न एज पेंटर और समथिंग लाइक दैट. तो हम जब बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम. जब भी आपके ये आई का स्लोप है, स्लोप मतलब क्या, उसका ये कर्व का जो ऐसे डिग्रीज बढ़ जाते हैं, राइट, कितना ऐसे 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 जा रहा है, वो डाउनवर्ड है या मतलब ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, ये बोलते हैं स्लोप. ओके, तो ये स्लोप कैसे चेंज होता जा रहा है, that is marginal propensity to invest. The slope of investment line II is marginal propensity to invest. ये II लाइन का जो स्लोप है वो बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट लोगों का, आपका इन द सेंस हर एक इन द कंट्री लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का टेंडेंसी कैसा है. ओके, दैट इज MPI, marginal propensity to invest. Okay, let's go ahead. MPI is the ratio of change in investment to change in income. So simply we can say, अगर हमारे लिखावट में ही लिखना है हमें, so that will be ratio of change मतलब डेल्टा. Okay, change in investment डेल्टा I to डेल्टा income Y. तो इसका मतलब है MPI, marginal propensity to invest, is the ratio of change in investment to change in income. ओके, तुम्हाला समजतंय मी काय सांगते ते. याच्यावरनं आपल्याला कळतं की माणसाचं जसं इन्कम वाढेल तसं माणसांचं किती प्रमाणावर इन्व्हेस्टमेंट वाढेल. ओके, सो दैट इज व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग कि इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा जब आपका इनकम बढ़ेगा, वी आर कैलकुलेटिंग मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू इन्वेस्ट. मला सांगा की हा जो आई लाईनचा स्लोप आहे त्याला काय म्हणतात, आई लाइन के स्लोप को क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू इन्व्हेस्ट. करेक्ट, मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू इन्व्हेस्ट. मला करेक्ट एकाच मुलीचा आवाज येतोय. मला वाटतं सगळ्यांनी उत्तर दिलं तर छान असेल. पुढच्या वेळेपासून मला सगळ्यांचं मिळालं पाहिजे बरं का, न घाबरता. उत्तर चुकलं तरी हरकत नाही. आणि व्हेरी करेक्ट उत्तर सांगितलंय ते. सो द स्लोप ऑफ इन्व्हेस्टमेंट लाइन आई इज मार्जिनल प्रोपेन्सिटी टू इन्वेस्ट, और रेशियो ऑफ मार्जिनल MPI मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ये क्या है, ये रेशियो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज टू चेंज इन इनकम. ओके, और द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट दैट इज AI टू एन इंक्रीज इन इनकम AY इज कॉल्ड MPI. मतलब ये ऐसा भी रेशो हम बोल सकते हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, किसके हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से. इनकम के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड MPI, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज इन इनकम. सो सिंपली मैं आपको अगर ड्राइंग ही करना है तो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट ऐसे बोलूंगी, इज टू मतलब आप डिवाइड कर सकते हो, या फिर इज टू वाला ये भी साइन है, राइट. मैं अभी के लिए आपको दूसरा साइन दिखा रही हूँ, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट टू इंक्रीज इन इनकम. ओके, तो ये होगा आपका MPI. जर समजा तुम्हाला लक्षात ठेवायचं असेल तर अशा सोप्या सोप्या गोष्टींनी तुम्ही लक्षात ठेवू शकता, म्हणजे मग तुम्हाला दरवेळी सगळं वाक्य वाचून भीती घ्यायची गरज नाही. ओके, आता तुम्हाला हे लक्षात आलंय की MPI ही काय कन्सेप्ट आहे, rate of change of investment according to increase in income or change in income. Let's see what is ahead. Therefore, MPL is equal to delta I upon delta Y. So ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया था जो आपके लिए था, that is delta I upon delta Y. delta I upon delta Y. हे सगळं तुम्हाला तुमच्या वहीत लिहून नीट नीट लक्षात ठेवायला हवंय.
पेपरसाठी आणि एग्जामसाठी. ओके, उसके आगे क्या आता है? एमपी, यहाँ पर एमपीएल दिख रहा है, ये एमपीआई है. ओके, आई चेंज इट चेंज इट फॉर यू. ये एमपीआई है. ओके. Keynes believed that interest rate and the expectation of future probability of investment projects are the two main determinants of investment expenditure in short run. छोटे पीरियड में केन्स का ऐसे मानना था कि इंटरेस्ट रेट एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये दो चीज़ों पे आपका इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है. और उसके लिए केन्स ने इन्वेस्टमेंट का फंक्शन बनाया एज I इज इक्वल टू एफ ऑफ आर. इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. इन्वेस्टमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट. इनवर्सली मतलब अपोजिटली, निगेटिवली. तो जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको सेविंग्स में ज्यादा पैसे मिलना शुरू होंगे. अगर पहले आप सेविंग्स डिपॉजिट पे 3%, 3.5% ले रहे थे और फिर आपका रेट बढ़कर 5% हो गया, इसका मतलब आप ज्यादा सेविंग्स में इंटरेस्ट पा रहे हो. और जैसे ही आप ज्यादा सेविंग्स में पैसे लाओगे तो लोग सोचेंगे अरे क्यों इन्वेस्टमेंट का चक्कर, वहां पर रिस्क भी होती है, लेट्स नॉट डू दैट, हम सिर्फ सेविंग में ही रखते हैं हमारे बैंक में. ओके, सो दैट इज फंक्शन, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट. और जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग डिस्करेज हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करने के लिए. और इसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट कम होता जाएगा. इसीलिए केन्स ने बोला कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ये इनवर्सली रिलेटेड है आपके इंटरेस्ट रेट से. जैसे आपका डिमांड लॉ, प्राइस एंड डिमांड आर इनवर्सली रिलेटेड. प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा. उसके हिसाब से यहाँ पर भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी इनवर्सली रिलेटेड है. जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा. रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. ओके. However, Keynes emphasized more on expected yield of investment project. तो केन्स ने मोर एम्फोसाइज कहाँ पर किया? एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे, दैट इज MEC पे. बट एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट आर बेस्ड ऑन अनसर्टन नॉलेज. मतलब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स है दे आर वेरी अनसर्टन. हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल ऐसे होगा, ऐसे लाइक हम ऐसे बोल रहे हैं कि नेक्स्ट साल तक कोविड का वैक्सीन आ जाएगा. सो दैट इज एक्सपेक्टेड एंड इट इज वेरी अनसर्टन, क्योंकि अभी तक उसके मेडिकल ट्रायल्स शुरू है, क्लिनिकल ट्रायल्स जिसे बोलते हैं. लोगों का गवर्नमेंट का अप्रूवल आना बाकी है, फिर उसका प्रोडक्शन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बहुत बड़ी 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 लाइन है उसके बाद. तो इसका मतलब है दैट इज वेरी अनसर्टन. वैसे ही एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, MEC, दे बेस्ड ऑन वेरी अनसर्टन नॉलेज, कि आज के मार्केट के नॉलेज के बारे में आप पढ़ते हो और बोलते हो कि कल कैसे होगा. ओके, एंड हेंस सच एक्सपेक्टेशंस आर फुल ऑफ अनसर्टनिटीज लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. और उसकी वजह से लोग जो अनसर्टेनिटी फील करते हैं उसके हिसाब से आप कम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो, कम एक्सपेंडिचर डालते हो इन्वेस्टमेंट में, आप कम इन्वेस्टमेंट करते हो कैपिटल गुड्स में. It is to be pointed out here that Keynes was primarily concerned with autonomous investment and not about induced investment. So Keynes ने किस पर ज्यादा ध्यान दिया? Autonomous investment पे ध्यान दिया, और मतलब induced investment पे इस उतना ध्यान नहीं दिया. Okay. However, in practice, it is very difficult to draw a line of demarcation, मतलब differentiation, okay, between autonomous investment and induced investment. ऐसा बहुत हार्डली हम कर सकते हैं. ये दो टाइप है जो इन्वेस्टमेंट में, उसमें डिस्टिंक्शन करना. ओके, अभी के लिए मैंने जो आपको समझाया, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पता है क्या करना है. आपको पहले तो ये वीडियो पूरा देखना है, फिर उसके कमेंट्स आपने अगर देखा, समझा नहीं समझा, क्लियर हुए डाउट, क्या डाउट है वो आपको वीडियो के कमेंट्स में डालने हैं, और उसके बाद मुझे भी पूछना है नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, आपके डाउट्स देखकर मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ इजीली वीडियोस में. ओके, समझ में आ रहा है? राइट, लेट्स गो Yes. फॉर.
लेट्स गो फर्दर। आपको ये वीडियो देखना है फिर से और वहां पर आपका नंबर भी डालना है, ओके? और उसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि आपको ये समझा कि नहीं, इफ इट इज क्लियर और नॉट क्लियर। अगर नॉट क्लियर है तो डाउट क्या है ये डालना है वहां पर कमेंट में, मुझे दिखने चाहिए आप सबके कमेंट्स। और उसके हिसाब से हम अटेंडेंस भी देख पाएंगे, मैच कर पाएंगे, ओके? लेट्स सी। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। अब हम क्या देख रहे हैं, एक नया वाला टॉपिक जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो शुरू करने से पहले let me give you the attendance sheet, okay? So now we are talking about determinants of investment. इन्वेस्टमेंट को मतलब कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे, कौन से फैक्टर्स है जो इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करते हैं। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट आ सकता है, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करके, ओके? इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्ट और इन्वेस्टमेंट डिमांड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। जनरली जो डिमांड सॉरी इन्वेस्टमेंट है या फिर इन्वेस्टमेंट पे किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। expected rate of profits, to which Keynes gives the name marginal efficiency of capital, MEC, तो पहला फैक्टर है MEC, and the rate of interest. It can be easily shown that investment is determined by expected rate of profit and the rate of interest. तो दो फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है, फर्स्ट इज MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और दूसरा फॅक्टर आहे द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके? तुम्हाला हे दोन्ही फॅक्टर्स आधी मी ऑलरेडी समजावलेले आहेत, पण तरी तुम्हाला आता लक्षात आलंय का इन्व्हेस्टमेंट कोणत्या दोन फॅक्टरवर अवलंबून असतात, सांगा मला. पहिला फॅक्टर कोणता आहे त्यातला? MEC, marginal efficiency of capital. Correct. MEC, marginal efficiency of capital. Could you please tell me your name? प्राची मातले. Last time also we talked. Yes. और दूसरा फैक्टर कौन सा है बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज सेविंग्स पे मिलने वाला रेट, ओके? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये दो चीजों के बारे में अच्छे से लिखना चाहिए. ये नोट बहुत ही इजी हो सकता है क्योंकि आपको ये पहले लिखकर हर एक डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, ओके? लेट्स सी. अ पर्सन हैविंग एन amount saving has two alternative before him. Either he should invest his savings in machines, factories, etc., or he can lend his savings to other certain rate of interest. So either उसको कैपिटल गुड्स में सेव करना चाहिए या फिर उसको डायरेक्टली सेव करना चाहिए सेविंग्स अकाउंट में. If investment is undertaken in machines or factories, is expected to fetch 25% rate of profit, while the current rate of interest is 15%. मतलब आप जब सेविंग अकाउंट में डालोगे तो आपको 15% रिटर्न मिलेंगे, 15% इंटरेस्ट मिलेगा. और जब आप ये कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 25% प्रॉफिट रिटर्न में मिलेगा. रेट ऑफ प्रॉफिट मतलब रिटर्न आपको 25% मिलेंगे. देन ऑब्वियसली दैट पर्सन वुड इन्वेस्ट हिज सेविंग्स इन मशीनरी ऑफ फैक्ट्री. तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, ओके, रादर देन सेविंग्स अकाउंट में डालने से, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं. 25% मतलब 10% पॉइंट से ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसे अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है रादर देन सेविंग, ओके? इट फॉलोज फ्रॉम अबव, इफ इन्वेस्टमेंट इज to be profitable, then the expected rate of profit must not be less than current market rate of interest. So अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो आपका MEC, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मस्ट नॉट बी लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा होना चाहिए. और इसी वजह से आप देखो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब सेविंग अकाउंट का जनरली बहुत ही छोटा रहता है, 4-4.5% रहते हैं. आपको जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है FD पे अगर आप सोचो तो 9% से आसपास मिल जाता है कुछ. और अगर आप सोचो म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स और एटसेट्रा एटसेट्रा में, तो वो बहुत ज्यादा होता है. बहुत बार रिटर्न्स, डिविडेंड्स का रिटर्न बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे बोला जाता है, ओके? तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग हियर कि आपका MEC ज्यादा होना चाहिए आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ने के लिए मार्केट में सेविंग रेट से, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट से, okay? If an entrepreneur does not invest his own
his own savings but has to borrow from others, then it becomes much clear that the expected rate of profit from investment in any capital assets must not be less than the rate of interest he has to pay. That means ये जो बिजनेसमैन है जिसको बोरो करने पड़े पैसे, दैट इज इवन, आपको पता है बोरो सब करते हैं, रिलायंस के अंबानी सर वो भी बोरो करते हैं क्योंकि वो अपने शेयर्स मार्केट में बेचते हैं रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के, तो इसका मतलब है वो भी बोरो करते हैं मार्केट से. फिर उसके बाद डिबेंचर्स, डिबेंचर्स तो लोन का ही एक पार्ट है, लोन का ही क्रेडिट का ही पार्ट है, तो डिबेंचर्स बेचते हैं लोग. तो ये सब क्या है, ये लोगों से पैसे बोरो करते हैं, लेकिन लोगों को उनकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज्यादा रखना पड़ता है एज कम्पेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सेविंग्स पे मिलता है. फॉर द इंस्टेंस, इफ एन एंटरप्रेन्योर or entrepreneur borrows funds from other at 15% rate of interest, then the investment proposed to be undertaken will actually be undertaken only if expected rate of profit from it is more than 15%. तो अगर MEC 15% से ज्यादा होगा तो ही, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे. रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपका MEC 5% है, 5%, तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, सेविंग्स ज्यादा करेंगे और फिर इकोनॉमी में ज्यादा बिजनेस नहीं बढ़ेगा. ओके. Thus, see the investment depends upon marginal efficiency of capital MEC on the one hand and the rate of interest on the other hand. दो factor. Investment will be undertaken in any given form of capital assets as long as expected rate of profit or MEC falls to the level of current market rate of interest. और मुझे पता है ये लेक्चर यहाँ पर रुकने वाला है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है लास्ट का, लेकिन यही से हम कल शुरू करेंगे. बिलीव मी, जहां से ये कट हो जाता है वहां से हम शुरू करेंगे. ओके. द इक्विलिब्रियम ऑफ द एंटरप्रेन्योर इज एस्टैब्लिश्ड एट द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर expected rate of profit or marginal efficiency of capital is equal to the current rate of investment. तो फिर जनरली इक्विलिब्रियम कहाँ पर आ जाएगा, जहां पर आपका MEC और इंटरेस्ट रेट एक दूसरे को कट करेंगे एट दैट पॉइंट. इसका मतलब MEC इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसके नीचे इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और उसके ऊपर सेविंग नहीं होगा. Therefore, the theory of investment also